हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम लोग 2D फिनिश करके मूवमेंट कर रहे हैं 3D की तरफ, और 3D के अंदर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ द कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर। अब ध्यान रखना, यहां से जिस एरिया के अंदर हम लोग एंटर करने जा रहे हैं वो 2 डायमेंशनल प्लेन से निकल के 3 डायमेंशनल प्लेन की तरफ मूव कर रहा है। दैट मीन्स इससे पहले हमने जितने भी फिगर्स पढ़े थे वो XY प्लेन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, बट अब जब हम 3D के अंदर जा रहे हैं तो हमारे XY के साथ साथ Z एक्सिस भी आ जाएगा, और जब XY के साथ तुम्हारा Z एक्सिस भी आ जाता है तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग या वी आर एंटरिंग इनटू 3D प्लेन। और 3D प्लेन के अंदर में जाने से पहले यू मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर वो टॉपिक है जिससे एनडीए के पेपर में हर साल 5 से 6 मिनिमम और कभी कभी तो वो 8 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाता है। तो तुम ये मान के चलो कि वेक्टर चैप्टर करने से तुम्हें सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले, उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट 3D के अंदर में भी यूज होने वाला है। जिस तरह से कोनिक सेक्शन के अंदर एलिप्स को पढ़ने के बाद वी कैन मेक श्योर कि हाइपरबोला हमें आसानी से समझ में आ गया था, उसी तरह से 3D में अगर तुम 3D को पक्का करना चाहते हो तो तुम्हारा वेक्टर वाला पार्ट जो है वो उसके लिए एक बैकबोन का काम करेगा। यू हैव टू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ वेक्टर बिफोर गेटिंग इनटू द 3D पार्ट। तो हमारे आज का टॉपिक का हेडिंग में डाल दे रहा हूं वेक्टर। अब फिजिक्स के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ये वेक्टर वही वाला वेक्टर है, बट हम लोग को यहां पे उसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करना है। फिजिक्स के हिसाब से जो वेक्टर का डेफिनेशन होता है वो ये कहता है कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की अपनी एक वैल्यू भी होती है और उसका एक डायरेक्शन भी होता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तुम्हें उसकी वैल्यू भी मिल रही है और उसका डायरेक्शन भी मिल रहा है तो उन सब को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। और जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, उनको हम लोग स्केलर बोलते हैं। नाउ दिस डेफिनेशन इज वैलिड विथ रेस्पेक्ट टू फिजिक्स, लेकिन जब हम लोग इसको मैथमेटिक्स के अंदर में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग को इसका ज्योमेट्रिकल या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए। तो अब मैं तुम लोग को सीधा वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाऊंगा एक 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, जिसके अंदर से हम लोग ये जानेंगे कि वेक्टर होता क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके अंदर से ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। मतलब एक के बाद एक तुम्हारे पास में वेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट आने स्टार्ट होंगे एज सुन एज वी गेट इनटू द मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन। अब देखो तुम्हारे पास ये जो 3 लाइन है, इसमें से 2 लाइन तुम ऑलरेडी पढ़ रहे थे एज एक्स एंड वाई एक्सिस इन 2D, और तुम्हें ये पता है कि एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं ये आपस में 90 डिग्री बना रहे होते हैं। लेकिन अब तुमको एक और लाइन यहाँ पे निकालनी है विच इज ऑल्सो मेकिंग 90 डिग्री विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे जिस रूम में मैं खड़ा हूं, अगर उसके दीवार की तरफ जाऊं तो इस रूम के फ्लोर का जो लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा वो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसी के ऊपर जो लाइन जा रही है वो इस रूम को हाइट प्रोवाइड कर रही है। तो तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि ये तीनों एक्सिस जो है ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं जिस तरह से ये रूम के लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मैंने रिलेट किया है। तो ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और यू कैन से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑल मेक विथ ईच अदर 90 डिग्री। अब इसके अंदर इस पॉइंट को तो ओरिजिन कहा जाता है। तो सपोज कर लो मैंने यहां पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया ए, और इसके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ जाएंगे मुझे ए बी के साथ अब सी। अब ये मैं सी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब तुम जेड एक्सिस के अंदर में भी एंटर कर चुके हो। दैट मींस तुम्हारा जो भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर कुछ कुछ यूनिट्स कट कर रहा है। सपोज कर लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 मारा, यहाँ 4 और यहाँ पे 5 मारूंगा। तो अब इसको जब तुम ज्वाइन करते हो तो ये बन जाता है तुम्हारा ओ ए वेक्टर। ध्यान रखना, ओ ए वेक्टर में ओ जो है वो ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा, क्योंकि तुम 3 डायमेंशनल प्लेन में आके बैठ गए हो।
और ए पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया है 3 4 5 से। तो जब तुम वेक्टर को लिख रहे होते हो तो किसी भी वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है। तो वेक्टर फॉर्म करते समय हमेशा ध्यान रखना कि ओए वेक्टर, जैसे कि यहां पे तुम देख सकते हो ये तुम्हारा ओए वेक्टर है, तो इट इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर। यहां पे मैंने पोजीशन वेक्टर को पीवी लिख दिया है। आगे से मैं जब भी पीवी लिखूंगा दैट पीवी स्टैंड फॉर पोजीशन वेक्टर। तो पीवी ऑफ ए पॉइंट माइनस पीवी ऑफ ओ पॉइंट, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा 3 4 5 माइनस 0 0 0, और इसके बाद तुम यहां लिखोगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ये बन जाता है तुम्हारा ओए वेक्टर। अब यहां पे 2-3 क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में उठ रहे होंगे। सबसे पहली चीज कि सर आई जे और के ये क्या चीज, और साथ में आपने यहाँ पे कुछ एक एरो बना दिया है। तो ध्यान रखना जब भी किसी वेक्टर के ऊपर या कोई भी लेटर के ऊपर ये एरो तुम्हें दिख जाए, ऐसा वाला एरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दे ऑल आर यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 है, मतलब उसका जो लेंथ है वो 1 है। ये आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस होता है, ये जे कैप अलोंग वाई एक्सिस होता है, और के कैप जो होता है वो अलोंग जेड एक्सिस होता है। नाउ दिस आई जे एंड के प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू अ वेक्टर। ये आई जे कैप जो लगा है, आई जे के कैप जो लगा है 3 4 5 के साथ में, तो ये एक्चुअली वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आई जे के को हम लोग बोलेंगे दे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। और 3 4 5 जो है इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। या तो मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज माय स्केलर कंपोनेंट, या तो फिर मैं इसको बोलूंगा dr, dr का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो, या फिर मैं इसको बोलूंगा dn, dn का मतलब होता है डायरेक्शन नंबर। तो अगर किसी भी वेक्टर को तुम डिफाइन कर रहे हो तो वो डिफाइन होगा along with the product of its scalar component with this direction unit vector, तब जाके एक वेक्टर तुम्हारा फॉर्म होता है। अब जैसे ही मैंने किसी वेक्टर को फॉर्म कर लिया तो वहां से उसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में वेक्टर फॉर्म किया था, OA वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो अगर तुमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स स्केलर कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे 3 4 5 इसका स्केलर कंपोनेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 9 प्लस 16 प्लस 25, दैट इज रूट 50। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, देन यू कैन से दिस मैग्नीट्यूड इज रूट 50। और किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर तुमको यूनिट वेक्टर लिखना है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर तुमको पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ओए वेक्टर, तो इसके लिए तुम फॉर्मूला बना सकते हो ओए कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि तुम्हें वेक्टर के ऊपर कैप लगाना पड़ेगा, दिस इज द साइन ऑफ कैप। और इसको फॉर्म करने के लिए तुमको किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दैट विल गिव यू द यूनिट वेक्टर। सपोज कर लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर एंड यू वांट टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर अलोंग या इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो तुम्हें सीधा क्या करना है, ए कैप लिखना है, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। नाउ दिस यू कैन से इज द यूनिट वेक्टर अलोंग या फिर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूं दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, इसको लेके तुम्हें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने हैं, ये तुम्हारे बेस बन रहा है। अब इसके बाद सपोज कर लो किसी क्वेश्चन में किसी भी वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, मान लो तुमने एक वेक्टर है ए बी, उसका तुमने मैग्नीट्यूड निकाला और वो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ गया, तो वी कैन सिंपली कंक्लूड बाय सेइंग दैट योर ए बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब ही ये होता है
कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। आई होप यहां तक चीजें अच्छी तरह से तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। नाउ टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने वेक्टर का मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लिया, हमने ये जान लिया कि किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने ये भी जान लिया कि किस तरह से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, हमने ये भी जान लिया कि किस तरह से किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाता है, और साथ ही साथ यूनिट वेक्टर क्या होता है ये भी हमें पता चल गया। अब उसके बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ। उसके लिए मैं फिर से एक बार ये तीनों एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस। ना सपोज कर लेते हैं मेरा एक पॉइंट है ए, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है बी, दैट इज माय टर्मिनल पॉइंट। अब मुझे ए बी वेक्टर को अगर फॉर्म करना है, ए बी वेक्टर, तो सबसे पहले मुझे इस ए को ज्वाइन करना पड़ेगा विथ ओरिजिन, और मुझे इस फाइनल पॉइंट बी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा विथ ओरिजिन, और वेक्टर का डायरेक्शन मुझे ऐसे लगाना है। ध्यान से देखना, अब यही मेरा ट्रायंगल लॉ है। अगर तुम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, दैट इज ट्रायंगल एओबी, तो इसमें ओए वेक्टर का डायरेक्शन जो है दैट इज फ्रॉम ओ टू ए, और उसके बाद ए बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ए टू बी, तो मैं लिखूंगा ओ ए प्लस ए बी। और जब ट्रायंगल को तुम बंद कर रहे हो, जैसे ओ ए बी लिखने के बाद जब तुम इसकी क्लोजिंग साइड ले रहे हो, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इस बात का ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में ओ टू ए और ए टू बी गया है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में ओ टू बी जाए। यू कैन नॉट टेक द डायरेक्शन एज दिस, यू हैव टू गो फॉर द रिवर्स डायरेक्शन। तो उस हिसाब से ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी ओबी वेक्टर की, और ओबी वेक्टर को मैं यहां पे बोलूंगा कि दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, और यही मुझे देगा मेरा ट्रायंगल लॉ। अब सोचो अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना होता, तो जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले उसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, दैट मींस ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। तो ये तो तुम देख ही सकते हो कि अगले स्टेप में अगर तुम यहां से ए बी वेक्टर को निकालने की कोशिश करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। अब सोचो कि एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, सपोज दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। अब मैंने यहां पे दे दिया ए वेक्टर, यहां पे दे दिया बी वेक्टर। अब डायरेक्शन को जरा ध्यान से देखना, ए वेक्टर का डायरेक्शन है फ्रॉम बी टू सी और बी वेक्टर का डायरेक्शन है फ्रॉम सी टू ए। तो ऑब्वियस सी बात है कि सी के ऑपोजिट में ही सी वेक्टर आएगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी जस्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ए एंड बी वेक्टर। जैसे ए वेक्टर यहां से यहां जा रहा है और बी वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, तो सी वेक्टर ऐसे नहीं जाएगा, उल्टे साइड में जाएगा। एंड दैट्स व्हाई सी वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, और उसकी वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका नाम होता है ट्रायंगल लॉ। C vector is known as resultant vector. I hope अब तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि what is a vector, what is triangle law, how to calculate magnitude of a vector, what is a unit vector, ये सारी चीजें मैंने तुम लोग को क्लियर कर दी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर में एंटर करेंगे, और जब हम लोग चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द कोलिनियर वेक्टर्स। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों कोलिनियर हैं, उसको लेके कुछ एक चीज वो तुमसे निकालने के लिए बोलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। अब अगर मैं बोल रहा हूं कोलिनियर वेक्टर्स, तो तुम्हें जो भी दो वेक्टर क्वेश्चन में दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर सपोज कर लो किसी क्वेश्चन में दे रखा है, तो कंडीशन नंबर 1, ए वेक्टर या बी वेक्टर में से किसी भी एक वेक्टर को you can or you must express as lambda times of other vector। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां लेता हूं। सपोज कर लो ए वेक्टर को मैं लिख रहा हूं 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप, और बी वेक्टर को लिख रहा हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आई कैन सिंपली सी कि ए वेक्टर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, या तुम ये भी कह सकते हो कि जो बी वेक्टर है दैट इज 1/3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर।
तो जैसे ही तुमने देखा कि ऐसा कुछ सिचुएशन तुम क्रिएट कर सकते हो किसी भी दो वेक्टर के लिए कि वन वेक्टर इज एक्सप्रेसेबल एज lambda times of the other vector, then you can always say that the two vectors are collinear. यहां पे lambda is nothing but any scalar, जैसे तुम यहां पे देख सकते हो 3 and 1/3 they are scalar. तो किसी भी एक वेक्टर को अगर तुम दूसरे वेक्टर के टर्म्स में स्केलर टाइम्स उसके लैम्डा टाइम्स लिख सकते हो तो तुम कह सकते हो कि दोनों वेक्टर तुम्हारे कोलिनियर वेक्टर। अब इसी चीज को एक और तरीके से तुम समझ सकते हो, कंडीशन नंबर 2, या एक और तरीके से इसको तुम कैसे समझोगे, सपोज कर लो तुम्हारे पास में दो वेक्टर्स, ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और बी वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगेन यू वांट टू चेक वेदर द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट। तो पिछला वाला तरीका तो है ही हमारे पास, बट कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्वेश्चन ही इस तरह से होगा कि वो वाले तरीके से तुमको लेंदी पड़ेगा। तो एक और तरीका क्या कहता है कि इफ यू कैन प्रूव द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ijk to be equal to each other, then also you can conclude that a and b are collinear vector। जैसे कि पिछला ही एग्जांपल अगर हम लोग फिर से लिख लें तो a वेक्टर को मैंने लिखा था 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप और b वेक्टर को मैंने लिखा था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के रेशियो हो जाएंगे 6/2, 9/3 एंड 12/4। और ये तो कोई भी बता सकता है कि ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे विथ 3। तो एक और तरीके से तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। अब चलते हैं तीसरे तरीके में। अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल्स टू 0 है, देन ऑल्सो यू कैन से दैट ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। बट इसके लिए तुमको ये जानना जरूरी है या तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। दैट वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट सेशन। अब आते हैं चौथे तरीके के ऊपर। सपोज कर लो उसने तुम्हें 3 पॉइंट्स दे दिए और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3, and you want to check whether these 3 points are collinear or not। 2D में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वी गो फॉर द स्लोप। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो वहां पे हमने सीखा था कि वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ AB एंड BC एंड इफ बोथ ऑफ देम आर फाउंड टू बी इक्वल तो हम लोग ये कंक्लूड कर लेते थे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। बट यहाँ स्लोप की जगह तुम्हें सीधा क्या करना है, पहले बनाना है AB वेक्टर। AB वेक्टर कैसे बनाते हैं तो उसके लिए तुम्हें x2 माइनस x1 i कैप फाइनल माइनस इनिशियल, जैसा कि मैंने बता चुका हूं y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हें तुम्हारा AB वेक्टर मिल जाएगा। अब जैसे तुमने AB वेक्टर बनाया है उसी तरह से BC वेक्टर बना लो और BC वेक्टर जब तुम बनाने जाओगे तो सेम तरीके से ये हो जाएगा x3 माइनस x2 i कैप प्लस y3 माइनस y2 j कैप प्लस z3 माइनस z2 k कैप। अब जरा ध्यान से देखना, अगर तुमने दो वेक्टर बना लिया है और तुम्हें यह प्रूफ करना है या चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं, तो अगेन यू विल फाइंड कि इफ AB वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर, देन आल्सो यू कैन कंक्लूड दैट ABC आर कोलिनियर। बस उसके लिए तुम्हारे पास में ये वेक्टर्स के ijk के कंपोनेंट्स रेडी होने चाहिए। जैसे ही तुम वेक्टर फॉर्म करोगे वो ijk के कंपोनेंट दोनों वेक्टर के तुम्हें विजिबल हो जाएंगे। तो वहां पे तुम सीधा देख सकते हो कि इफ वन वेक्टर इज एक्सप्रेसेबल एज लैम्डा टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर, या फिर इनका रेशियो देख लो x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x2, y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y2, z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z2। अगर ये तीनों रेशियो तुम्हारे सेम हो गए देन ऑल्सो यू कैन से द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और इसी को करने का एक और तरीका इसी स्लाइड में बता देता हूं। अगर तुमने AB वेक्टर बना ही लिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अगर तुमने BC वेक्टर बना ही लिया है तो उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लो और फिर AC वेक्टर बना के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सो इफ यू फाइंड
that the magnitude of AB vector and BC vector when added together is going to give you the magnitude of AC vector, तब भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारे तीनों पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर। इसके ठीक बाद तुम ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि तुम्हारा ABC जो है दे आर कोलिनियर। तो ये हमने सीखा कि हाउ टू चेक वेदर द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट। एक केस में जब हमारे पास वेक्टर ऑलरेडी गिवन है तब कैसे चेक करना है, और सपोज वेक्टर ना देके अगर वो तुमको पॉइंट्स के टर्म्स में कोऑर्डिनेट वाइज एबीसी दे रहा है तो वहां से किस तरह से वेक्टर फॉर्म करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि द 3 पॉइंट्स एबीसी आर कोलिनियर और नॉट। उसके बाद आता है इसके अंदर अगला कंसेप्ट दैट इज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला हमने 2D के अंदर पढ़ा था, तो वहां पे मैंने तुम लोगों को समझाया था कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट तुमको दिए हुए हैं, उनको हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन सेगमेंट से, और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर हम कहीं पे भी पॉइंट ले लेते हैं या तो इंटरनली या फिर मिड पॉइंट या फिर एक्सटर्नली, देन इन ऑल दोस केसेस दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल डिवाइड द लाइन इन सम पर्टिकुलर रेशियो। तो अगर तुम्हें वो रेशियो पता है तो तुम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हो जो उस लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच बैठा हुआ है या एक्सटर्नली बैठा हुआ है। तो उसके अंदर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे दैट इज योर सेक्शन फॉर्मूला, और वही सेक्शन फॉर्मूला अब एक बार फिर से आ गया वेक्टर के अंदर में। अब इस केस में जो हमारा पहला केस होगा इंटरनल डिवीजन का, उसमें क्या होने वाला है, सपोज कर लो तुम्हारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, और इनके बीच में कहीं पे तुमने डाल दिया सी वेक्टर, जिससे कि ये m/n के रेशियो में डिवाइड हो गया। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट सी वेक्टर तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन में m प्लस n। और अगर मान लो यही सी वेक्टर एकदम से बीच में आके बैठ गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा ये जो सी वेक्टर बीच में आके बैठ गया है, इसके वजह से दिस विल बिकम इक्वल टू ईच अदर बिकॉज इट इज एट एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो तुम्हारा m और n जो है वो बराबर हो जाएंगे और ये फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 2। और तीसरे नंबर पे व्हेन वी आर टेकिंग द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इस केस में क्या होने वाला, ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा ए वेक्टर, यह है तुम्हारा बी वेक्टर, लेकिन इस बार तुम्हारा सी वेक्टर चला गया है बाहर, तो यहां से लेके यहां तक m है और यहां से लेके यहां तक n है। तो इस केस में जब तुम सी वेक्टर फॉर्म करोगे तो ये बन जाएगा mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन में m माइनस n। आई थिंक यू कैन इजिली रिलेट इट टू आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट। वहां पे जो जो बातें हमने की थी उसी को सेम टू सेम मैंने यहाँ पे रिलेट कर दिया है विथ वेक्टर, और उसके अंदर से हमने सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट बना लिया। नाउ दिस इज 35% ऑफ वेक्टर कंसेप्ट जो तुम्हारे एनडीए में पूछे जाते हैं। तो अगर तुम इस 35% पे काम करते हो तो यू कैन बी श्योर कि आउट ऑफ दोस 5 to 6 क्वेश्चन यू कैन वेरी इजिली डू 2 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए वी हैव टू नो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वेक्टर का द कंसेप्ट ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और उसमें दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, वहां क्या करने पे दोनों अलग हो जाते हैं, उससे रिलेटेड बातें। तो पेपर के जो बाकी 6 में से 2 तो मैंने बता दिया कि जो आज हमने अभी पढ़ा है इसी के ऊपर बेस करके होगा, बाकी जो 2 से 3 क्वेश्चन होंगे वो उस डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट और एप्लीकेशन पे होंगे। क्योंकि जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा हमारा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें हम लोग ये जानेंगे कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं तो हम लोग किस तरह से 2 वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। और फिर आखिरी सेगमेंट जो होगा हमारे इस चैप्टर का, दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ द एंटायर कंसेप्ट व्हिच विल बी स्टडीइंग टुडे, जो आज हमने पढ़ा है और जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। Now that will cover the concept of vector। उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन के अंदर जा सकते हैं। तो make sure that whatever I am teaching you are revising it in a regular interval। जैसे आज मैंने जो जो चीजें बताई, वेक्टर क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं,
उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, प्लस हाउ टू चेक वेदर द वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, एंड द लास्ट थिंग इज सेक्शन फॉर्मूला। इन सब को लेके तुम्हारे पेपर में आउट ऑफ 6 to 7 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अब कल वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और तब हमारे और 2 से 3 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। तो कल मिलते हैं सेम टाइमिंग सेम प्लेस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।